हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। आज हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट लिया है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो हमने पहला प्रश्न जो लिया है वो है हमारा, मैग्नीशियम को जलाने पर कैसा लौ निकलता है। तो मैग्नीशियम को जलाने पर सफेद रंग का लौ निकलता है, सफेद रंग का। और जलने के पश्चात सफेद चूर्ण भी बचेगा, सफेद चूर्ण भी बचता है। ये बात का भी ध्यान रखिए। फिर हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, दो या दो से अधिक पदार्थ के बीच रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ के बीच रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है, रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। ये बात का भी ध्यान रखिएगा। फिर हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, जो रासायनिक अभिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया करता है उसे अभिकारक कहते हैं। ये बात का भी ध्यान रखिएगा, उसे अभिकारक कहते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसे क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ, उसके बाद जो पदार्थ बना उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं, उसको उत्पाद, प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो जो रासायनिक समीकरण कंकाली होता है ना, कंकाली समीकरण को हम लोग असंतुलित कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग किया जाता है। हीट एंड ट्रायल विधि में क्या होता है कि किसी भी यौगिक के पहले अंकों का गुणांक लेके हम उसको संतुलित कर लेते हैं। फिर हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भौतिक अवस्था के संकेत। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं भौतिक अवस्था का संकेत, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। जैसे कि ठोस को S से लिखा जाता है, इसका संकेत। द्रव को L लिखा जाता है और गैस को छोटी g, और जलीय विलयन को AQ लिखा जाता है। तो ये बात का भी ध्यान रखिएगा। फिर हमारा जो अगला पॉइंट है वो है संयोजन अभिक्रिया। इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, जब दो सरल तत्व या यौगिक संयोग करके एक बड़ा यौगिक बनाता है, बड़ा यौगिक या फिर नया यौगिक भी बोल सकते हैं। बड़ा को यहाँ इरेज करके नया यौगिक बनाता है, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, और इसको हम जल के साथ अभिक्रिया करा दिए। तो जल के साथ जब ये अभिक्रिया करेगा, ये देखिए दोनों यौगिक है, कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक है, जल भी यौगिक है। तो हमारा अभिक्रिया के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है ना। तो देख रहे हैं, दो गो अलग अलग यौगिक में संयोग करके एगो नया यौगिक बनाया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड से इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को ना अबुझा चूना बोलता है। तो ये बात का भी ध्यान रखिएगा, ये अबुझा चूना है। और H2O तो जानवे करते हैं, ये जल होता है। और ये जो है ना CaOH का होल 2, इसको बुझा चूना भी कहते हैं, बुझा चूना भी कहते हैं। तो ये बात का भी ध्यान रखिएगा। इसमें एक और होता है संगमरमर। जैसे कि अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देते हैं
तो CaCO3 बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं संगमरमर, संगमरमर, है ना। जिससे मतलब कि अगर इससे मान लीजिए हम सफ़ेदी कर दिए दीवार पे, तो सफ़ेदी करने के बाद ये सूख के संगमरमर का रूप ले लेता है। समझ गए। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, अभिक्रिया के बाद जब ऊष्मा निकलता है तो उसे क्या कहते हैं। अभिक्रिया के बाद जब ऊष्मा निकलेगा ना तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी, जैसे कि मान लीजिए हम बाजार से लाते हैं अबुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, और उसको जब हम पानी में डालते हैं तो पानी खौलने लगता है, मतलब ऊष्मा देने लगता है। तो उस कंडीशन में वो जो अभिक्रिया हुआ उसको हम लोग बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, काहे कि ऊष्मा दिया। दूसरा जो है हमारा प्रश्न वो है, जब अभिक्रिया शुरू करने के लिए ऊष्मा देना हो तो उसे क्या कहते हैं। उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे कि हमको दाल बनाना है तो हम दाल लाएंगे, उसके बाद उसमें पानी उनी डाल के और बिना चूल्हा जलाए खाली रख देंगे तो वो बनेगा दाल? नहीं बनेगा। उसको बनाने के लिए हमको ऊष्मा देना पड़ेगा। तो जब वहाँ पे ऊष्मा दे रहे हैं तो उस कंडीशन में उसको हम लोग बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगला जो है श्वसन कैसी अभिक्रिया है। तो देखिए, जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा होता है, ऊष्मा बनता है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे श्वास लेना को, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखते हैं नहीं, जब आदमी का श्वास बंद हो जाता है तो हाथ गोड़ ठंडा हो जाता है, तो ठंडा हो गया। और जब श्वास ले रहे थे तो मेरा शरीर गर्म था, मतलब कि ऊष्माक्षेपी था, हमको ऊष्मा दे रहा था। अगला जो है साग सब्जियों का अपघटन कैसे अभिक्रिया है। तो साग सब्जी का अपघटन भी कीजिएगा तो वहाँ भी ऊष्मा देगा ही, इसलिए इसको भी बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको भी क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार एकदम देख लीजिए रिपीट कर करके, काहे कि हम जो कंटेंट लिख रहे हैं ना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मेहनत करके लिखे हैं। अगला है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया पहले कहते किसको है इसको समझ लीजिए। जब बड़े यौगिक टूटकर दो या अधिक यौगिकों में विभक्त हो तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे है हमारा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जब टूटा तब फेरस ऑक्साइड बना, फिर यहाँ बन गया हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ SO3 बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। तो यहाँ पे एगो यौगिक टूट के 3 गो अलग अलग यौगिक में विभक्त हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक उल्टा होता है। संयोजन अभिक्रिया में क्या बताए कि जब छोटा छोटा मिलके एगो बड़ा बनता है तो उसको संयोजन बोले थे। अब वियोजन में क्या हुआ कि एगो बड़का टूट के छोटा छोटा बन गया। जैसे कि देखिए, इसी को हम उल्टा जब किए थे तो क्या हुआ था, संयोजन अभिक्रिया में इधर से अगर इधर अभिक्रिया करा देंगे तो संयोजन हो जाएगा, और यही अभिक्रिया को अगर हम इधर से इधर कराएंगे तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए अगला प्रश्न जो है, लेड नाइट्रेट को जलाने पर किस रंग का धुआं निकलता है। तो लेड नाइट्रेट को जब जलाइएगा तो भूरा रंग का धुआं निकलेगा, भूरा रंग का धुआं निकलता है। अगला है ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाने में किसका उपयोग होता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाने में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है AgBr, है ना। पहले के समय में तो वही होता था, अब ना मोबाइल चल गया तो आदमी फटाक दनी फोटो खींच लेता था। तो पहले तो रील वाला कैमरा होता था, तो उस सब को बनाने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता था। हमने अगला जो प्रश्न लिया है वो है सीमेंट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए इस चैप्टर में अगर पूछेगा सीमेंट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो बोलिएगा CaO, मतलब कि अबुझा चूना। ऐसे तो सीमेंट बनाने के लिए सिलिका मिट्टी सब का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप CaO ही
लिखिएगा। फिर अगला जो है वो हमारा अभिक्रिया है, जिसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया को पहले समझ लीजिए कि क्या होता है। यहाँ लिखा है, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिकों से विस्थापित कर देता है तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभी बात को आप नहीं समझे होंगे। देखिए, होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई गरीब लड़का कोई बढ़िया गर्लफ्रेंड बना लिया है ना, अब ओकरा से कोई अमीर लड़का उसके पास जाएगा तो वो नई लड़की उसको हटा के अमीर लड़का के साथ हो जाएगी। तो यही तो है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, ई जो है ना, ई अमीर है, मतलब ये अधिक अभिक्रियाशील है, ये अधिक अभिक्रियाशील है। केकरा से, एकरा से। ये कॉपर जो है ना, एकरा से ज़्यादा पैसा वाला आदमी है, तो पैसा वाला आदमी ज़्यादा है, और ई है गर्लफ्रेंड, तो इसको हटाएगा और ये अपने नहीं जाके बैठ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ हो गया है कि इसको हटा के और ये आके बैठ गया, और ये बेचारा हो गया ये कल, इसका हो गया ब्रेकअप, इसका हो गया ब्रेकअप, बेचारा रो रहा है, क्या कीजिएगा, यही तो है दुनिया। तो यही क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। एकरा में क्या होगा, अधिक अभिक्रियाशील जो अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को देगा ई यौगिक से विस्थापित कर, और अपने आके बैठ जाएगा और बोलेगा जाओ साला तुम्हारा हो गया ब्रेकअप। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। फिर अगला जो है, कॉपर सल्फेट का विलयन किस रंग का होता है। तो कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग का होता है, नीला रंग का। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये जो कॉपर सल्फेट है ना, इसका रासायनिक सूत्र CuSO4 होता है। इसको नीला थोथा भी बोला जाता है, नीला थोथा, इसको नीला थोथा भी कहते हैं हम लोग। ये बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर परीक्षा में आ जाएगा कि भाई नीला थोथा का सूत्र बताइए, तो CuSO4 आप लिख सकते हैं, समझ गए। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि CuSO4 किस रंग का होता है, तो नीला रंग का होता है भाई। फिर अगला प्रश्न है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप किस रंग का होता है। तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप श्वेत रंग का होता है, श्वेत रंग का होता है। तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप का रंग जो है वो श्वेत रंग का होता है। अब जो अवक्षेप यहाँ पे लिखा हुआ है, कभी कभी पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप क्या होता है। तो अवक्षेप ठोस रूप में यौगिक में से अलग होने वाला एगो पदार्थ होता है, जिसको हम लोग अवक्षेप कहते हैं। अब अगला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप VIP बोलिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो उपचयन अभिक्रिया है, इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए कॉपर और ऑक्सीजन में हो रहा है अभिक्रिया। अब यहाँ देखिए, कॉपर पहले इसमें कुछ नहीं था, अब इसके साथ ऑक्सीजन आके मिल गया, मैंने इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा क्या है, अपचयन अभिक्रिया। इसी का उल्टा, इसका उल्टा अपचयन अभिक्रिया को हम लोग अपकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होता है, अपकरण अभिक्रिया जो होता है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ठीक उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन का ह्रास होता है, समझ गए। जब अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो इसको हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जिसको अपकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन था, अब एकरा से ऑक्सीजन निकल के चल गया इसमें। अब यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है तो उसे भी हम लोग बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, अगर किसी यौगिक में हाइड्रोजन का वृद्धि हो गया तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया। और इसी का उल्टा, अगर हाइड्रोजन का ह्रास हो गया, क्या हो गया, ह्रास हो गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। तो यहाँ पे घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है, जैसे कि हम यहाँ पे आपको बताए कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है।
अब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हाइड्रोजन की कमी होती है। अब पूछ दिया परीक्षा में कि भाई बताओ जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की कमी होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बात भी मालूम रखिएगा, तभी सब क्वेश्चन का आंसर आप दे पाइएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, जब ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया एक साथ होती है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए, जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया एक साथ होगी तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। एकदम याद कर लीजिए, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद जो है लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है, तो लोहे में जंग लगना संक्षारण कहलाता है। मतलब कि उसका गुणवत्ता जो लोहा का है उसमें ह्रास हो रहा है, संक्षारण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संक्षारण। अब जैसे कि देखिए, लोहा पर जब जंग लगेगा ना, लोहा का जो जंग होता है ना, जंग उसका रंग, लोहा का जंग जो होता है भूरा रंग का होता है, भूरा रंग का होता है। समझे? ये बात का भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देगा कि लोहा में जब जंग लगता है तो किस रंग का होता है, तो बोलिएगा भूरा रंग का होता है। अगला जो है वो, अगर हम जैसे चांदी तो मुक्त अवस्था में ऐसे पाया जाता है, लेकिन चांदी पर भी जंग लग जाता है, मतलब ऑक्सीजन का परत जम जाता है। तो चांदी पर जंग जब लगता है ना, और पूछेगा कि चांदी का जंग, यहाँ चांदी का जंग किस रंग का होता है, तो चांदी का जंग जो है वो काला रंग का होता है, काला रंग का होता है। ये बात का भी ध्यान रखिएगा। और कभी कभी पूछ देता है कि तांबा का जंग, मतलब तांबा जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मतलब कॉपर ऑक्साइड बना देता है तो किस रंग का हो जाता है, तो हरा रंग का हो जाता है, हरा रंग का होता है। ये बात का भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है, जैसे कि पूछ दिया लोहा चांदी पर जंग लगता है तो किस रंग का चांदी हो जाएगा भाई, तो काला रंग का हो जाएगा। तांबा पर जब जंग लगेगा तो किस रंग का हो जाएगा, तो हरा रंग का हो जाएगा। अगला है, खाद्य पदार्थ के थैली में ऑक्सीकरण अभिक्रिया को रोकने के लिए क्या किया जाता है। तो देखिए, ऑक्सीजन, अगर आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया को रोकना है तो वहाँ से ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन हटा के और वहाँ पे क्या भरना पड़ता है, नाइट्रोजन भर दीजिएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होना बंद हो जाएगा, तब हमारा खाद्य पदार्थ बच जाएगा। जैसे घर में हम कुछ भी बनाते हैं, जैसे दालें बनाते हैं, अब वो दाल को आप खुला वातावरण में छोड़ दीजिएगा तो वो दाल खट्टा हो जाता है। खट्टा वो नहीं होता है बल्कि प्रदूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। कैसे होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण वो खराब हो जाता है। वही ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम कम करने के लिए, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको फ्रीज में रख देते हैं ताकि बाहर वाला ऑक्सीजन से उसका संपर्क टूट जाए और जो खाद्य पदार्थ है वो खराब होने से बचल रहे। अंत तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और हम आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि हमारे द्वारा जो दिया गया कंटेंट है ये आपके परीक्षा में जरूर काम आएगा। आप इसको रिपीट कर करके देखिए और याद कर लीजिए, है ना। धन्यवाद, थैंक यू।